मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पेस से एक स्पेसशिप वापस लौट कर आ रही होती है, लेकिन तभी उसकी लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इसी वजह से वो क्रैश हो जाता है। ये क्रैश मलेशिया में जाकर होता है और इसके क्रैश होते ही वहां पर पुलिस, डॉक्टर्स और मिलिट्री उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि वो क्रू मेंबर्स को सही सलामत बचा सकें और शिप के अंदर जो सैंपल्स मौजूद हैं उन सभी सैंपल्स को सेफली सिक्योर कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से उसमें से एक सैंपल उस शिप से बाहर निकल चुका होता है। उस स्पेसशिप का सिर्फ एक ही क्रू मेंबर जिंदा बचता है, जिसको जल्द से एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में भेजा जाता है। इस क्रू मेंबर को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, तभी उस क्रू मेंबर के अंदर अजीब सी हरकतें होती हैं और वो एम्बुलेंस के अंदर मौजूद डॉक्टर और ड्राइवर को जान से मार देता है। इसी की वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस एक्सीडेंट के अंदर वो डॉक्टर जिंदा बच जाती है। लेकिन वो अपने खुद के कंट्रोल में नहीं होती, उसे कोई अजीब सी शक्ति कंट्रोल कर रही होती है। तभी मूवी के दूसरे सीन के अंदर एक सैन फ्रांसिस्को सिटी के अंदर एडी ब्रुक नाम का एक रिपोर्टर दिखाया जाता है, जो क्राइम्स और न्यूज की इन्वेस्टिगेट करके इनको रिपोर्ट किया करता था। एडी अपने ऑफिस पहुंचता है और उसका बॉस उसे एक इंटरव्यू लेने के लिए भेजता है, जो कि लाइफ फाउंडेशन का ऑनर होता है। इंटरव्यू लेने से पहले वो घर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो कुछ कर रही होती है, तभी उसके लैपटॉप से वो कुछ सीक्रेट चीजें चुरा लेता है, जो कि लाइफ फाउंडेशन के बारे में ही थी। उसकी गर्लफ्रेंड लाइफ फाउंडेशन के अंदर एक साइंटिस्ट के तौर पर ही जॉब करती थी। इसके बाद वो ड्रेक यानी कि लाइफ फाउंडेशन के ऑनर का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है और बातों ही बातों में वो वही सवाल जवाब कर बैठता है जो उसकी गर्लफ्रेंड की रिसर्च में थी। वो उससे कहता है कि तुम्हारी लैब के अंदर कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ये सुनने के बाद ड्रेक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सिक्योरिटी से एडी को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। ये बात एडी के बॉस को भी पता लगती है और उसका बॉस भी उसे जॉब से निकाल देता है। उधर लाइफ फाउंडेशन के अंदर एडी की गर्लफ्रेंड को भी जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसी के पास से लीक हुई थी और उनको ये बात पता लग चुकी थी। और इन सभी चीजों की वजह से एडी की गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि एडी ने ही उसकी इंफॉर्मेशन उसके लैपटॉप से चुराई थी, जिसकी वजह से दोनों को अपनी जॉब के रूप में हर्जाना चुकाना पड़ा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों सैंपल्स जो कि उस स्पेसशिप से रिकवर किए गए थे, वो लाइफ फाउंडेशन के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। दरअसल लाइफ फाउंडेशन एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी होती है जो डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करती है और इसी लैब के अंदर वो स्पेस के अंदर एक नया हैबिटेबल वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि दुनिया को वहां पर बसाया जा सके। फिर अगले सीन के अंदर वही डॉक्टर दिखाई जाती है जो मलेशिया की किसी मार्केट के अंदर जाती है और वहां पर वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। उसको देखकर ही लग रहा था कि मानो उसे कोई एलियन शक्ति कंट्रोल कर रही है। तभी वो एक बूढ़ी औरत को पकड़ती है और देखते ही देखते वो अदृश्य शक्ति उस ओल्ड लेडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर 6 महीने बाद लाइफ फाउंडेशन के अंदर उन्हीं डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जा रही होती है और इन्हीं डीएनए को वो एनिमल के साथ ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये ट्रायल देखने के बाद लाइफ फाउंडेशन का ऑनर अपनी साइंटिस्ट से बोलता है कि अब इनको ह्यूमन ट्रायल करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडी के ऊपर। एडी जाता है सुपरमार्केट अपनी ग्रोसरीज खरीदने के लिए। वहां पर एक गुंडा भी आ गया है जो ग्रोसरी स्टोर की ऑनर से जबरदस्ती पैसे लेकर के जा रहा है। ये देख करके एडी अपने आप को छुपा लेता है, मानो कि वो हेल्प तो करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। तभी लाइफ फाउंडेशन के अंदर दिखाया जाता है उन सिम्बियोट्स का ह्यूमन ट्रायल करना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसको ये बात पता लगती है कि ये सिम्बियोट्स किसी भी बॉडी में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी किसी खास किस्म की बॉडी के साथ ही होगी। एक एक करके उसके सारे होस्ट मर रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहा था। तभी उसको ये भी बात पता लगती है कि ये सिम्बियोट्स उस होस्ट के अंदर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी खा जाते हैं। ये सब चीजें देखने के बाद डॉक्टर डोरा को बहुत अजीब फील होता है और डॉक्टर डोरा एडी से मिलने के लिए चली जाती है और उससे अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है, क्योंकि एडी ने ही उसकी कंपनी के मालिक को क्रॉस क्वेश्चन करके उसको मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन एडी उसकी कोई भी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि लाइफ फाउंडेशन की वजह से ही उसका ब्रेकअप हुआ और उसकी अच्छी खासी जॉब चली गई।
लेकिन डॉक्टर डोरा उसको अपना नंबर दे जाती है। इसके बाद एडी अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने चला जाता है जहां पर वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पर वापस आ गई है। एडी अपनी गर्लफ्रेंड एन से बात करना चाहता था लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे जरा भी भाव नहीं देती, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। ये सब चीजें देखने के बाद वो डॉक्टर डोरा को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद डॉक्टर डोरा और एडी लाइफ फाउंडेशन के अंदर एंट्री कर लेते हैं। वो वहां पर कुछ सबूत ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी डॉक्टर डोरा उसे बताती है कि लाइफ फाउंडेशन ने कुछ स्पेस से ऐसे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं जिनके अंदर जान है, और डॉक्टर डोरा ये भी बताती है कि उन्हीं सैंपल्स के साथ उनका एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के ऊपर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। वो तभी बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को रूटीन चेक करने के लिए वो लोग आते हुए देखते हैं। ये देखने के बाद डॉक्टर डोरा एडी को एक लैब के अंदर छुपा देती है और कुछ भी चीज ना छेड़ने के लिए बोलती है। दोनों के अलग होने के बाद एडी उस लैब के अंदर कुछ फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी उसे वहां पर मारिया नजर आती है, जो एक बहुत ही गरीब औरत थी जिसकी एडी हमेशा मदद किया करता था। वो उसे वहां पर देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको ऐसी हालत में देखने के बाद एडी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और पास ही रखे फायर एक्सटिंग्विशर से ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। वो इसमें कामयाब हो जाता है। मारिया बाहर निकल आती है और एडी के ऊपर अटैक कर देती है। वो उसका गला दबा रही होती है। तभी उसके अंदर से वो सिम्बियोट निकल करके एडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और मारिया मर जाती है। तभी वहां पर सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसको सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स एडी को देख लेते हैं, लेकिन एडी किसी न किसी तरह से वहां से निकलकर चला जाता है और एक पेड़ पर जाकर छुप जाता है। वो किसी तरह से अपने घर पर पहुंचता है और वो देखता है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। वो अपनी भूख किसी भी तरीके से मिटाना चाहता था। खुद को शीशे में देखता है, लेकिन शीशे में उसे एक बहुत ही भयानक राक्षस टाइप का नजर आता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे बहुत ही अजीब गरीब अपने दिमाग के अंदर आवाजें सुनाई दे रही थी जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ये सब चीजें देखने के बाद वो अचानक से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड एन को फोन करने की कोशिश करता है, उससे बात करना चाहता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड एन से बात कर रहा होता है, लेकिन उसे तभी बातों बातों में पता लगता है कि वो रेस्टोरेंट में किसी के साथ बैठी हुई है। वो जबरदस्ती वहां पर चला जाता है और बिना किसी की परवाह किए वो एन से बात करता है कि उसने ड्रेक के बारे में कुछ ऐसा जान लिया है जिससे पूरी दुनिया चेंज हो सकती है, लेकिन एन उसके ऊपर यकीन नहीं करती। वो उससे बात ही कर रहा होता है, तभी उसके अंदर मौजूद सिम्बियोट को बहुत तेज भूख लगती है और वो सबके खानों पर टूट पड़ता है। उसकी अजीबोगरीब हरकतें देख करके सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो भी उसके रास्ते में कोई भी फूड आ रहा था वो उसी को खा रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है और एक बड़े से फिश टैंक के अंदर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर एन उसके पास आती है और वो अचानक से उस फिश टैंक के अंदर मौजूद केकड़े के ऊपर हमला कर देता है और उसको खाने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। एन के साथ एक आदमी भी था जो एक डॉक्टर था। वो ये सब चीजें देखने के बाद एडी को अपने हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका चेकअप कर रहा होता है। वो उसे एमआरआई मशीन के अंदर स्कैन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी वेव्स की वजह से उस सिम्बियोट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे ये देख करके एडी अजीब सी हरकतें करता है और डॉक्टर एमआरआई स्कैन को रोक देता है। वो उसे घर पर भेज देता है और आराम करने के लिए बोलता है। वो घर जाकर आराम करने की सोच रहा होता है, तभी उसके पड़ोस वाले रूम से बहुत तेज फ्रीक्वेंसी में म्यूजिक चल रहा होता है। दरअसल सिम्बियोट को हाई फ्रीक्वेंसी से प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिनकी वजह से वो विचलित हो जाते हैं। इसी के बाद वो अपने नेबर के पास जाता है और उससे वॉल्यूम कम करने के लिए बोलता है। वो मना करता है, लेकिन उसके अंदर का सिम्बियोट अचानक से अग्रेसिव हो जाता है और बोलता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ये देखकर उसका पड़ोसी हैरान हो जाता है और अपने घर में शांति से बैठ जाता है। तभी लाइफ फाउंडेशन के ऑनर डॉक्टर ड्रेक को वहां के ब्रेकआउट का पता लग जाता है और डॉक्टर डोरा से वो ये जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ में कल रात कौन आया था। डर की वजह से डोरा डॉक्टर ड्रेक को सब कुछ बता देती है और तभी डॉक्टर ड्रेक एक आर्मी को एडी के घर पर भेज देता है ताकि वो अपने सिम्बियोट को वापस ले सके, क्योंकि उसकी लैब से एक सिम्बियोट गायब था। आर्मी एडी के घर पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिम्बियोट को इस बात का एहसास हो जाता है कि वहां पर कुछ गन्स के साथ आदमी आ गए हैं। वो एडी से रेडी होने के लिए कहता है और जैसे ही दरवाजा तोड़कर आर्मी अंदर आती है, एडी अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से पैरासाइट बौखला जाता है
और वो एडी से कहता है कि तुम्हें इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और एडी अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाता कि वो एक एक करके सबकी पिटाई कर रहा है। तभी वो मौका पाकर वहां से बाइक लेकर भाग जाता है और इस बात का पता आर्मी को भी चल जाता है, जो उसके पीछे खतरनाक ड्रोन्स भेज देते हैं और कातिल उसके पीछे छोड़ देते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से सिम्बियोट को वापस हासिल कर सके। वो वहां से बचकर जा ही रहा होता है लेकिन उसका ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से एक कार आकर उसको जबरदस्त टक्कर मारती है और वो रोड पे जाकर गिर जाता है। उसके हाथ पैर बुरी तरह से टूट जाते हैं। आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है और उसको पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके अंदर का सिम्बियोट उसको बहुत जल्द रिपेयर कर देता है और एडी के ठीक होते के साथ ही वो सिम्बियोट एक बड़ा भयानक रूप ले लेता है और वो आर्मी को खा जाता है। इसके बाद सिम्बियोट वहां से भाग जाता है। ये सब चीजें लाइफ फाउंडेशन के अंदर डॉक्टर ड्रेक भी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि सिम्बियोट ने एडी को अपना होस्ट बना लिया है और उसके साथ तालमेल सेट हो चुका है। एडी और पैरासाइट एक जगह बैठे हुए होते हैं, तभी उसके अंदर से वो सिम्बियोट निकलकर बाहर आ जाता है और उसे अपना नाम वैनम बताता है। वो एडी से डील करता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स खा जाऊंगा। अभी दूसरे सीन के अंदर दिखाया जाता है सिम्बियोट स्टार्टिंग में एक्सीडेंट के वजह से बाहर मिस हो गया था, वो लोगों से कांटेक्ट करता हुआ एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता हुआ मलेशिया से यूनाइटेड स्टेट की तरफ रवाना हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एन एडी की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वो उसे फोन करती है और उससे मिलने के लिए बोलती है, लेकिन एडी उसे अपने आप से मिलने के लिए मना करता है क्योंकि उसे ये मालूम चल चुका था कि उसके अंदर एक खतरनाक सिम्बियोट घुस चुका है जो उसके कंट्रोल में नहीं है और अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को वो खा जाता है। उसके बाद एडी अपने ओल्ड ऑफिस जाता है जहां से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो अंदर ही जा रहा होता है, तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड फ्रेंड उसको रोक लेता है और उसे अंदर जाने से मना करता है। वो वहां से वापस जा ही रहा होता है, तभी उसके अंदर का सिम्बियोट यानी कि वैनम कहता है कि तुम्हें अंदर जाना है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो अचानक से भयानक रूप ले लेता है और बिल्डिंग के ऊपर शीशों को तोड़ता हुआ सबसे टॉप वाले फ्लोर पर चला जाता है। तभी एडी अपने फोन के अंदर जो उसने लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे फोन को वहां पर छोड़ देता है और अपने बॉस से उसको पब्लिश करने के लिए बोल देता है। एडी बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए शॉर्टकट का तरीका नहीं अपनाता। वो लिफ्ट से नीचे उतरता है और नीचे उतरते ही देखता है कि चारों तरफ से मिलिट्री ने उसे घेर लिया है, उसके ऊपर निशाने लगा लिए हैं। एडी उसको सेफली बाहर जाने के लिए बोलता है लेकिन मिलिट्री ऐसा नहीं करने देती। तभी अचानक से वैनम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और भयानक रूप लेकर मिलिट्री से फाइट करना शुरू कर देता है। बहुत देर फाइट चलने के बाद वैनम एक सोल्जर को पकड़ लेता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसको खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एन आ जाती है और उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। तभी वैनम वहां से चला जाता है और एडी अपने असली रूप में आ जाता है। एडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, दरअसल एक पैरासाइट ने मुझे अपने अंदर कंट्रोल कर लिया है और मैं चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद एन उसे अपने बॉयफ्रेंड के हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पर उसका इलाज करवाने के लिए उसको बोलती है। तभी उसकी रिपोर्ट्स में एडी को पता लगता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और पूरी तरह से फेल होने वाले हैं। वो उस डॉक्टर से बात ही कर रहा होता है, तभी वैनम उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिपेयर कर सकता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ बना सकता हूं। एडी अपने आप से यानी कि वैनम से बात कर रहा होता है, तभी एन एक एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है और उसकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वैनम एडी से अलग हो जाता है। एडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ये बात देखने के बाद वैनम एक वेंट की मदद से वहां से निकल जाता है और एक कुत्ते के अंदर घुस जाता है और उस कुत्ते की मदद से वो एडी को ढूंढ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी बच्ची डॉक्टर ड्रेक यानी कि लाइफ फाउंडेशन के अंदर पहुंच जाती है। उस बच्ची के अंदर से वो सिम्बियोट निकलता है और ड्रेक के अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी टीम एडी को हॉस्पिटल में जाकर कैप्चर कर लेती है। वो एडी को पकड़कर वापस लाइफ फाउंडेशन के अंदर ले आते हैं और डॉक्टर ड्रेक उससे बात कर रहा होता है। तभी उसे पता लगता है कि डॉक्टर ड्रेक के अंदर भी एक सिम्बियोट घुस चुका है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम राइट था। राइट एडी से वेनम की लोकेशन जानना चाहता था, लेकिन एडी को इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, जिसकी वजह से राइट यानी कि डॉक्टर ड्रेक उसको जान से मारने के लिए छोड़ देते हैं। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि उसकी आर्मी उसे एक जंगल में ले जाकर के जान से मारने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि तभी वो देखता
है कि उसकी गर्लफ्रेंड एन वहां पर आ गई है और उस डॉग के अंदर से वो सिम्बियोट निकलकर एन के अंदर ट्रांसफर हो चुका था और वो फिर एडी को जान से मरने से बचा लेता है। तभी वो सिम्बियोट एन के अंदर से निकलकर एडी के अंदर चला जाता है। तभी वो सिम्बियोट एन से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि उसे ये दुनिया पसंद आने लगी है, वो यहीं पर एडी के साथ ही रहना चाहता है, वो वापस नहीं जाना चाहता और इसी वजह से वो लाइफ फाउंडेशन के अंदर वापस नहीं जाएगा। तभी उसको पता लगता है कि राइट यहाँ पर आ चुका है और वो इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद वैनम एक विशालकाय रूप ले लेता है और फौरन से लाइफ फाउंडेशन की तरफ चला जाता है। वहां पर राइट वापस उसी प्लेनेट पे जाना चाहता था जहां पर उसी के जैसे लोग थे और उनको वापस लाकर इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था। इसके बाद डॉक्टर ड्रेक उस स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देता है, उसका काउंटडाउन शुरू कर देता है और ये देखने के बाद उन्हीं का एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो उसके खिलाफ जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी राइट अपना विशालकाय रूप ले लेता है और वहां पर मौजूद सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को खत्म कर डालता है। इधर स्पेसशिप का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था और राइट उसकी तरफ जाने लग गया था। राइट स्पेसशिप की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वैनम उसे आकर के रास्ते में रोक लेता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वैनम राइट के सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है क्योंकि राइट एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था और कमजोर होने की वजह से राइट वैनम को अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग जाता है। ये चीज एन एक स्क्रीन पर देख रही होती है और वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। तभी वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से वैनम, डॉक्टर ड्रेक, राइट और एडी अपने अपने होस्ट से अलग अलग हो जाते हैं। एडी उस लाइफ फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुका था जिसकी वजह से एडी डॉक्टर ड्रेक के ऊपर हमला करता है, लेकिन मौका पाते ही राइट एडी के अंदर दोबारा से घुस जाता है और एडी को जबरदस्त तरीके से मार डालता है। इसके बाद एडी और राइट उस स्पेसशिप की तरफ चले जाते हैं जो कि लॉन्च होने ही वाली थी और जमीन पर एडी बेहोश पड़ा हुआ था। वहां पर हम देखते हैं कि तभी वहां पर वैनम इसी तरह से वापस एडी के पास पहुंच जाता है और उसको हील कर देता है। वैनम उस स्पेसशिप की तरफ जाने लग जाता है और उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से वैनम और राइट, डॉक्टर ड्रेक और एडी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इसके अंदर डॉक्टर ड्रेक और राइट मर जाते हैं और वैनम भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। दरअसल उस स्पेसशिप के अंदर जबरदस्त धमाका होता है जिसकी वजह से एडी की जान बचाने के लिए वैनम उसको सेव करता है और खुद घायल हो जाता है। इसी के साथ साथ वो एडी को गुड बाय भी बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है जहां पर वो दोनों वैनम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एडी को वैनम की आवाजें आ रही होती हैं। तभी वहां पर हमें पता लगता है कि वैनम उसके हाथ के जरिए उसकी बॉडी के अंदर ब्लास्ट के बाद घुस गया था और ये बात एडी एन को नहीं बताता है। तभी वो उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाता है जहां पर वो आदमी उस लेडी से फिरौती लेने के लिए आता था। वो कुछ सामान खरीद ही रहा होता है, तभी वही आदमी उस औरत को फिर से गन दिखाकर परेशान करने लग जाता है। ये देखने के बाद एडी को कंट्रोल नहीं होता और वैनम उसके अंदर समा जाता है। वैनम उस आदमी को पकड़कर अपने अंदर खा जाता है जिसको वो लेडी बहुत हैरानी के तरीके से देख रही होती है। वो लेडी एडी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। वो कहता है कि हम वैनम हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।